हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स की बैकबोन यानी कि वेक्टर्स का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स वेक्टर के इंट्रोडक्शन नहीं देख पाए प्लीज़ वो इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वेक्टर लॉज क्या होते हैं। ठीक है, कल हमने सिंपल पढ़ा था कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन, वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो वेक्टर को कल हमने बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक कंपोनेंट था कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होता है साइन थीटा। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का उसे हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का उसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। तो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोग रिवाइज करेंगे हमारा लास्ट लेक्चर को। ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक पार्टिकल हमें गिवन है बच्चों, ये पार्टिकल दो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। पहला डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है बच्चों, पहला डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है s = 20 मीटर और 37 वेस्ट टू नॉर्थ, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है बच्चों 37 डिग्री। और सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है 50 मीटर 53 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में डायरेक्शंस हैं। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डायरेक्शंस को अज्यूम करते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्शन इसको मैंने अज्यूम किया नॉर्थ, इसको मैंने अज्यूम किया साउथ। ओके, इस डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे अज्यूम किया ईस्ट और इस डायरेक्शन को हमने यहाँ पे अज्यूम किया बच्चों वेस्ट। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, जब भी डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका जो ओरिजिन है वो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया बच्चों 0,0 पे। ठीक है, तो पहला हमें गिवन है 20 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों 20 मीटर और 30 डिग्री वेस्ट टू नॉर्थ, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की और एंगल कितना बन रहा है बच्चों यहाँ पे, ये एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री और ये जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट उसने कवर किया 50 मीटर 53 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। बच्चों, यहाँ से ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है बच्चों 53 डिग्री और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने कितना किया 50 मीटर। आपको नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इसको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में, इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग इनके कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे कॉम्पोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में तो हम लोग ऐड कर देंगे और अगर मेरे कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे ये जो एक्सिस है ईस्ट, इसे हम लोग एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं और नॉर्थ को हम लोग कैसे अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस, क्योंकि ये म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग बात करते हैं इस 50 मीटर की थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos 53 डिग्री, 50 cos 53 डिग्री। ओके, और 50 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों ये हो जाएगा अपर डायरेक्शन में, इसे हम लोग बोलेंगे 50 sin 53 डिग्री। यानी कि अपना जो पहला डिस्प्लेसमेंट है बच्चों उसके हमने दो कंपोनेंट किए। पहला कंपोनेंट प्लस एक्स एक्सिस है, ये कितना हो गया, ये कंपोनेंट हो गया मेरा 50 cos 53 डिग्री आई कैप। एक कंपोनेंट एस एक्सिस में हो गया आई कैप। दूसरा मेरा जो कंपोनेंट है बच्चों वो है वाई डायरेक्शन में 50 sin 53 और ये हो गया मेरा बच्चों जे कैप में। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो 20 इसके दो कंपोनेंट करते हैं। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों 20 cos 37 डिग्री। तो यानी कि S2 की वैल्यू मेरे पास में आने वाली है 20 cos 37 डिग्री और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों ध्यान से देखिए, इसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि आप यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगाएंगे माइनस आई कैप। यूनिट वेक्टर बताता है वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये माइनस एक्स की तरफ है तो यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ क्या काम में लेने वाले हैं माइनस आई कैप। और दूसरा जो मेरा कंपोनेंट होगा बच्चों 20 का, ये कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और इसे हम लोग बोलेंगे 20 sin 37 डिग्री। तो दूसरा मेरा कंपोनेंट होगा बच्चों 20 sin 37 डिग्री और ये प्लस वाई डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम लोग जे कैप। ओके, अब बच्चों यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से
माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग S1 में से S2 को माइनस करने वाले हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू S1 वेक्टर माइनस कैसा आएगा बच्चों, S2 वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये आई कैप और जे कैप तभी आएंगे जब क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में होगी। ठीक है, S1 में से हम लोग S2 को माइनस करते हैं बच्चों, 50 cos 53 माइनस आई को आई के साथ माइनस करें, जे को जे के साथ माइनस करें बच्चों, 50 cos 53 माइनस करेंगे और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 cos 53 प्लस 20 cos 37, ये मुझे मिल गया यहाँ पे आई कैप प्लस, अब हम लोग बात करें इसमें से हम लोग इसको माइनस कर लें, तो 50 sin 53 माइनस 20 sin 37 और ये मुझे मिल गया बच्चों यहाँ पे जे कैप। ओके, अब मुझे यहाँ पे cos 53, cos 37, sin 53 और sin 37 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास में एक ट्राइंगल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल, जिसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास में होती है। गोल्डन ट्राइंगल हमें क्या कहता है बच्चों कि इस तरीके से मेरे पास में एक ट्राइंगल है। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल हम लोग कितना अज्यूम करें, 37 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है बच्चों, 53 डिग्री। तो ये जो साइड होती है इसकी वैल्यू हमें मिलती है 3, इस साइड की वैल्यू होती है बच्चों यहाँ पे 4, और इस साइड की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है बच्चों, 5। मतलब एक स्टैंडर्ड डायग्राम है जो आपको हमेशा लर्न रखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ से हम लोग पहले हम लोग बात करें 37, अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने ये क्या मिल गया, परपेंडिकुलर, और ये मिल गया आपको बेस, और ये मिल गया आपको हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग cos 37 की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 4/5। अगर हम लोग sin 37 की वैल्यू फाइंड आउट करें बच्चों, तो sin 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना हो गया, 3/5। अगर हम लोग यहाँ पे 53 डिग्री एंगल लें तो बच्चों एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग एंगल 50 डिग्री ले रहे हैं, इस केस में ये मिल गया मुझे परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा बेस। अगर हम लोग यहाँ पे cos 53 डिग्री की बात करें, cos 50 डिग्री, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5, एंड साइन 53 बच्चों इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे ये हो गया 4/5। ओके, अब हम लोग इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो S वेक्टर इक्वल टू यहाँ कितना बच्चों, 50 इंटू 50/3, 50 इंटू cos 53, 50 इंटू cos 53 बच्चों कितना है, 3/5, तो 50 इंटू 3/5 प्लस 20 इंटू cos 37 कितना है बच्चों, 4/5, तो 20 इंटू 4/5 आई कैप। ओके, प्लस यहाँ वैल्यू पुट करें 50 इंटू साइन 53, साइन 53 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 4/5, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 50 इंटू 4/5 माइनस 20 इंटू साइन 37 कितना है बच्चों, 4/5, तो 37 हो गया 4/5। ओके, यहाँ सॉल्व कीजिए इसको, ये मुझे मिल गया 30 प्लस 16, तो बच्चों S वेक्टर इक्वल टू मुझे मिल गया फाइनली, S वेक्टर इक्वल टू 30 प्लस ये मुझे मिल गया यहाँ पे 16, यानी कि ये हो गया 46 आई कैप, 46 आई कैप प्लस, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये मुझे मिल गया 40 माइनस ये मुझे मिल गया 16, 40 माइनस 16, तो 40 माइनस 16 मेरा बच्चों हो गया 24 जे कैप। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँ बच्चों, तो मैग्नीट्यूड मुझे फाइनली मिल जाएगा √46 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो ये मुझे यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया। नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो होगा √46 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और एक इसमें होगा मीटर में होगा। ठीक है, तो बच्चों आया यहाँ तक समझ में आपको। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहली हेडिंग आज की, जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ। और वेक्टर लॉ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों 3 लॉ वेक्टर्स के। पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों देखो नाम से पता चल रहा है ट्राइंगल, यानी कि यहाँ क्या बनने वाला है, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, ट्राइंगल की बात करने वाले हैं। बच्चों पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, then third side of that triangle will represent the resultant vector and will be in opposite order। मतलब क्या हुआ बच्चों कि सपोज करो मेरे पास में दो वेक्टर है बच्चों, पहला वेक्टर मैंने एज्यूम किया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर मैंने एज्यूम किया बच्चों बी वेक्टर। ठीक है, अगर दो वेक्टर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें, ये दोनों वेक्टर ट्राइंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर का मतलब दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है, यानी या तो क्लॉकवाइज या फिर कैसे आने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो दोनों वेक्टर्स अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो आप देख रहे हैं ये दोनों वेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन थर्ड साइड, अगर हम लोग इस वेक्टर की, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड देखें तो इसकी जो थर्ड साइड होगी बच्चों वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करें और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो तीसरा वेक्टर तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा और उन दोनों के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर ये दोनों वेक्टर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो तीसरा वेक्टर आएगा सामने से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इससे हमने अज्यूम किया वेक्टर ए, इससे हमने अज्यूम किया वेक्टर बी और जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों इसको हमने कितना अज्यूम कर लिया, आर वेक्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं बच्चों ओ, इस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं पी, इस पॉइंट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे क्यू। अब मुझे यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर की हम लोग लेंथ फाइंड आउट कर लें इसका मतलब हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों वेक्टर्स का, तो यानी कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर है ए और बी का, दोनों का। ओके, अच्छा देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर मुझे आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कितना अज्यूम कर ले बच्चों, थीटा। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हम लोग कितना अज्यूम कर ले यहाँ पे, थीटा। और कल मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा बिटवीन टू हेड्स और बिटवीन टू टेल्स लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एंगल कंसिडर नहीं कर सकते, इस एंगल को हमें थीटा यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस अगर मैं इसको बना लूँ तो हाइपोटेनस को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से P से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया मैंने एक परपेंडिकुलर और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने यहाँ पे S। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया ट्राइंगल OPS, जो कि कैसा ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों मुझे, जो कि मुझे एक आप कह सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इन ट्राइंगल OPS की हम लोग बात करें। अच्छा बच्चों देखो, ये बी वेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वेक्टर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बी वेक्टर। अब इस बी का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, बी कॉस थीटा। तो यानी कि ये जो लेंथ होगी बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, बी कॉस थीटा। और बी का दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बी साइन थीटा। यानी कि इस वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट कर लिए, बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। ओके, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस OP की वैल्यू, तो हम लोग इस लिख सकते हैं ट्राइंगल में OP स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, OS स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस PS का होल स्क्वायर, OS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों OP को हमने कितना अज्यूम किया यहाँ पे आर वेक्टर, और अगर हम लोग केवल आर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू OS को हम लोग लिख सकते हैं OQ प्लस QS का होल स्क्वायर, तो OQ प्लस QS का होल स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ प्लस QS। बच्चों OQ किसके इक्वल है, A के,
QS किसके इक्वल है, B cos थीटा के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस PS को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू मुझे मिल गया बच्चों A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करें यहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ कॉमन लें तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज़ मुझे मिल गया यहाँ पे 2AB कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और अगर हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो बच्चों ये मिल जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। मतलब बच्चों इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर, और अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो बच्चों उस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल लॉ से कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है R, इसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब ये कितने एंगल पे बनेगा, कितने एंगल पे होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर वो यहाँ से कितने एंगल पे बच्चों विद वेक्टर A के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसकी डायरेक्शन। तो बच्चों देखिए टू फाइंड डायरेक्शन। अच्छा बच्चों ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है OPS, ट्राइंगल OPS, यहाँ पे हम लोग tan अल्फा अप्लाई करें। चलिए बच्चों अप्लाई करें tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से PS अपॉन बेस कितना हो गया OS। ओके, तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू PS किसके इक्वल है, PS इक्वल टू है मेरा B साइन थीटा अपॉन OS कितना है बच्चों A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा। ओके, और यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। तो बच्चों सिंपल फॉर्मूला आपको लर्न करना है डायरेक्शन का, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। बच्चों ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में किसी रिजल्टेंट वेक्टर को पहचानना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि जहाँ पर दोनों हेड्स मीट कर रहे हैं या जहाँ पे दोनों टेल्स मीट कर रही है वो वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें, अगर हम लोग ये जो R वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स मीट कर रही है। ओके, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के हेड्स मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो R है वो यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अच्छा बच्चों क्या A रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की टेल्स मीट कर रही है, बिल्कुल सही है, बट बच्चों देखिए यहाँ पे एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर की टेल मीट कर रही है, इसका मतलब A रिजल्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता। तो आइए बच्चों नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। ट्रायंगल लॉ में हमने किसकी बात की थी बच्चों, ट्रायंगल की। पैरेललोग्राम में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, पैरेललोग्राम की। ठीक है, पैरेललोग्राम बच्चों ये कहता है कि इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट to adjacent side of a parallelogram, then diagonal of that parallelogram will represent the resultant vector। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सपोज करो मैंने दो वेक्टर लिए A वेक्टर एंड B वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मैंने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे, थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें तो आपको पता है किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उससे वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये जो B वेक्टर है इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ शिफ्ट कर दिया बच्चों, ये मुझे मिल गया यहाँ पे B वेक्टर, और A वेक्टर को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ शिफ्ट कर दिया, ये मुझे मिल गया यहाँ पे A वेक्टर।
ओके, तो अगर हम लोग इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करें बच्चों, तो ये जो डायगोनल है ये डिनोट करता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, इसका यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मतलब आपको उसकी लेंथ को मेजर करना होगा, ठीक है। और इस लेंथ को हम लोग तभी मेजर कर पाएंगे जब हमारे पास में अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और हाइपोटेनस की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया था, ये वाला पॉइंट आपने एज्यूम कर लिया ओ, ये वाला पॉइंट आपने एज्यूम कर लिया बच्चों पी, इस पॉइंट को आपने एज्यूम कर लिया क्यू, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ओ क्यू को हमने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया और पी से ओ क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, तो ये मेरे मिल गया यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना लिया आपने, थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना होगा, यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस b का कंपोनेंट करें बच्चों, ये वाला कंपोनेंट, इस पॉइंट को आप ऐसे अज्यूम कर लो, तो b का बच्चों ये वाला कंपोनेंट आपको मिलेगा b cos थीटा, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपको मिलेगा बच्चों b sin थीटा। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे मिल गया एक राइट एंगल ट्राइंगल OPS, और इस ट्राइंगल में OP मेरे पास में हो गया हाइपोटेनस, SP मुझे मिल गया परपेंडिकुलर, एंड OS मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, बेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें OP स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, एज इट इज़ हम लोग पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे जैसे ट्राइंगल लॉ के अंदर हमने सॉल्व किया था। तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का ये जो एंगल है विद ए, ये आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, अल्फा अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे tan अल्फा आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ठीक है। और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ओके बच्चों, सिमिलरली अगर मान लेते हैं हम लोग जो b वेक्टर है ये रिजल्टेंट के साथ में कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है बच्चों, मान लेते हैं ये बीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बीटा की वैल्यू को लिखना चाहें तो बीटा की वैल्यू को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चों, a की जगह b को लिखना है और b की जगह a को लिखना है, मतलब ये है b sin थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a साइन थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। तो बच्चों ये जो लॉ होता है इसे हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग कभी भी दो वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। फिजिक्स में दो वेक्टर को उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, इस पे डिपेंड करेगा रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी। हाँ तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा, कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। अभी हमने ये सीखा कि हमारे पास में एक वेक्टर हो गया a वेक्टर और दूसरा वेक्टर हो गया b वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, r वेक्टर, और r का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बच्चों r इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला मिल गया मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केस नंबर 1। बच्चों केस नंबर 1 हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं इफ़ a इक्वल टू b। अगर बच्चों यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अगर बच्चों यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम लोग सीधा एक फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखिए मेरे पास में r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू ए, ये भी कितना हो गया बच्चों a स्क्वायर कॉस थीटा। r विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर बच्चों आपने कॉमन लिया, ये मुझे मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा। और बच्चों मैथ्स में एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बट बच्चों यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो हम लोग लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ थीटा है तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, एंगल जस्ट हाफ आता है तो ये आ गया थीटा बाय 2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये मुझे मिलेगा अंडर रूट 2 इंटू 2 बच्चों कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो बच्चों डायरेक्ट आंसर हमें याद रखना है 2a कॉस थीटा बाय
2, यानी कि अगर बच्चों दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको कितना गिवन है, थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग जल्दी से इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं 2a cos थीटा बाय 2। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अगर बच्चों मेरा दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, अगर मेरा दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है, ठीक है, मतलब रिजल्टेंट और टू वेक्टर्स ए और बी का अगर मेरा मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, आर इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, देखिए इनको हम लोग पूरे को एक्स एज्यूम कर लें, सब कुछ इक्वल है तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² कॉस थीटा। बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x² कॉस थीटा, और आप कह सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया मुझे -1/2, और आप कह सकते हैं थीटा इक्वल टू मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 120 डिग्री। मतलब बच्चों दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास में वेक्टर ए, वेक्टर बी और रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, 120 डिग्री के इक्वल होता है। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हम लोग इसका पॉइंट नंबर 3। बच्चों पॉइंट नंबर 3 में हम लोग ले रहे हैं इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर दोनों वेक्टर्स बच्चों मेरा पैरेलल में है, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल विद ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट किया हमने तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों यहाँ पे 1, तो अगर हम लोग r की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो r इक्वल टू मुझे मिलेगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 बच्चों यहाँ पे कितना हो गया 1, cos 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी कि r की वैल्यू इस केस में आपको बच्चों कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि अगर दो वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड करना है, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो मेरे पास में हो गया a वेक्टर और दूसरा मेरे पास में हो गया बच्चों b वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप सीधा दोनों को ऐड कर दीजिए, r मैक्सिमम मिलेगा आपको a प्लस b। ओके, नाउ नेक्स्ट केस हम लोग पढ़ते हैं केस नंबर 4, ठीक है। इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब अगर दोनों वेक्टर्स आपके एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या फिर आप कह सकते हो एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, मतलब सपोज करो आपका ए वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर हो गया बच्चों इस डायरेक्शन में, ओके। तो इस केस में हम लोग अगर फॉर्मूला अप्लाई करें आर इक्वल टू, अच्छा बच्चों यहाँ पे cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 वैल्यू होती है -1, तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आर इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 कितना हो गया बच्चों -1, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी a माइनस b, और ये जो रिजल्टेंट मिलेगा बच्चों मुझे कितना मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, यानी कि आपको याद रखना है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, और जो वेक्टर बड़ा है उसमें से छोटे वाले वेक्टर को हम लोग माइनस करते हैं, और डायरेक्शन हमेशा कौन रखता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। आया यहाँ तक समझ में। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या, यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं कि किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू उन दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू उन दोनों वेक्टर के एडिशन के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लर्न कर सकते हैं बच्चों कि किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का जो रेंज होगा बच्चों वो हमेशा a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में होगा, यानी कि दो वेक्टर्स का सम a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल होगा। फिजिक्स में डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है, ठीक है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वेक्टर की रेंज आप, अगर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं कि इस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग जल्दी से उस वेक्टर की रेंज से भी सीधा आंसर निकाल सकते हैं कि ये वेक्टर इन ऑप्शंस के बीच में लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है।
तो बच्चों ये हमने सीखा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आइए बच्चों अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों सपोज करो मेरे पास में है एक वेक्टर हो गया मेरे पास में ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हो गया बच्चों मेरे पास में बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, मतलब आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ लेने वाला हूँ मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। क्या ए वेक्टर के अंदर हम लोग माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दें तो मुझे आर माइनस बी ए माइनस बी वेक्टर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे अगर बी वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है तो माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया बच्चों एक माइनस बी वेक्टर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों माइनस बी वेक्टर। अब मेरे पास में एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हो गया बच्चों माइनस बी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स का मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो पैरेललोग्राम से इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, 180 माइनस थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो बच्चों अपना जो पैरेललोग्राम होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये ए वेक्टर होगा तो ये भी ए वेक्टर होगा, और ये माइनस बी वेक्टर है तो बच्चों ये भी आपको माइनस बी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, और ये जो डायगोनल होगा बच्चों इसे हम लोग कह सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे मुझे पता है मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, इसका फॉर्मूला मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, बट बच्चों यहाँ ध्यान रखें यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा को हम लोग इससे रिप्लेस करने वाले हैं बच्चों, 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, और हमें पता है कि बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। 180 माइनस थीटा यानी कि ये किस में आ गया, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ऑलवेज कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा। अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो आर इक्वल टू ये मुझे मिल जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बच्चों बहुत सिंपल है लर्न रखने के लिए। अगर मेरा हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का मेरा फॉर्मूला होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का मेरा फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो चलिए बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्किल के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक सर्किल है और इस सर्किल की रेडियस हम लोग कितनी अज्यूम कर ले बच्चों, आर। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे एक ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे, ठीक है, और आफ्टर टाइम t ये जो ऑब्जेक्ट वो यहाँ से कहाँ पहुँच गया बच्चों, यहाँ पहुँच गया। आफ्टर टाइम t इक्वल टू t ऑब्जेक्ट पहुँच गया बच्चों पॉइंट A से पॉइंट B पर। ठीक है, और मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना एंगल ड्रॉ किया बच्चों, यहाँ पे इसने एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे थीटा। कितना एंगल ड्रॉ किया बच्चों, यहाँ पे थीटा एंगल ड्रॉ किया। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस ऑब्जेक्ट का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट ने नेट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको सेंटर O माने तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो हो गया आर वेक्टर। ठीक है, और अगर हम लोग इस पॉइंट को B एज्यूम करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल होगा। मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर हो गया ये भी आपको एज इट इज मिल गया आर वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको गिवन है थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से AB वेक्टर के इक्वल।
ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास में, OB वेक्टर मेरे पास में बच्चों किसके इक्वल है, R के। OA वेक्टर भी मेरे पास में किसके इक्वल है, R के, यानी कि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की वैल्यू मेरे पास में इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम लोग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S माने तो S वेक्टर इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला हमारे पास में होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, यही फार्मूला होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ फार्मूला मेरे पास में क्या आएगा, -2AB cos थीटा। अच्छा बच्चों यहाँ पे पहला वेक्टर मेरे पास में है A वेक्टर यानी कि R, B वेक्टर क्या है मेरे पास में भी R, यानी कि A इक्वल टू दोनों मेरे पास में इक्वल है R के इक्वल, तो S इक्वल टू ये मुझे मिल गया बच्चों √R² प्लस R² माइनस 2, R इंटू R कितना हो गया बच्चों, R² cos थीटा विल बी इक्वल टू 2R² माइनस 2R² cos थीटा। ओके, तो यहाँ से अगर हमने 2R² को कॉमन लिया तो ये मुझे मिल गया बच्चों 1 - cos थीटा, एंड 1 - cos थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है, ये मैथ्स की एक आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, 2 sin² थीटा बाय 2। बच्चों 2 × 2 यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये मुझे मिल गया 4R² sin² थीटा बाय 2। और अगर हम लोग इस पूरी इक्वेशन को रूट से बाहर निकालें तो ये मुझे मिल गया 2R sin थीटा बाय 2, यानी कि यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होगा, 2R sin थीटा बाय 2। ठीक है, और आप सिंपल ये भी लर्न कर सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है वो हमेशा उसका स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है 2A sin थीटा बाय 2 या 2B sin थीटा बाय 2। ओके, चलिए बच्चों ये हमने बात की ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 3, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ मतलब जिसमें बहुत सारी साइड्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। उस केस में हम लोग वेक्टर लॉ को किस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों, पॉलीगन में हम लोग कितनी साइड्स अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं पॉलीगन है अपने पास में, उसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, स्मॉल n। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, स्मॉल n। तो बच्चों पॉलीगन लॉ ये कहता है कि इफ़ n-1 वेक्टर्स रिप्रेजेंट n-1 साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, देन nth वेक्टर विल रिप्रेजेंट nth साइड ऑफ पॉलीगन इन ऑपोजिट ऑर्डर। बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करो मेरे पास में एक पॉलीगन है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, स्मॉल n। ठीक है, तो अगर n-1 साइड्स को n-1 वेक्टर रिप्रेजेंट करें और सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो जो लास्ट वेक्टर होगा ना, वो उसकी लास्ट पॉलीगन की लास्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा और उन सब के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि सपोज करो मेरे पास में बच्चों एक वेक्टर हो गया A वेक्टर, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे B वेक्टर, तीसरा हमने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे C वेक्टर, नेक्स्ट आपने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे D वेक्टर, और फाइनली आपने इसको अज्यूम कर लिया E वेक्टर। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारे पास में n-1 वेक्टर्स हैं जो कि सेम ऑर्डर में हैं और एक पॉलीगन की n-1 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों लास्ट जो वेक्टर होगा, लास्ट वाला वेक्टर, वो इन सब के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा और रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए ये सारे वेक्टर्स कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वेक्टर यहाँ से कैसे गया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस पॉलीगन के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि रिजल्टेंट हम लोग किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी पैरेललोग्राम में, किसी भी पॉलीगन में रिजल्टेंट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसके सिंपल सा तरीका होता है कि जहाँ पर दो वेक्टर्स के हेड और दो वेक्टर्स की टेल्स मीट करती है बच्चों, वहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं F वेक्टर। तो क्या यहाँ पे इन दोनों की हेड्स मीट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे इन दोनों की टेल्स मीट कर रही है। इसका मतलब F वेक्टर जो हो गया बच्चों यहाँ पे, ये मुझे मिल गया यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिल गया, तो F वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, F वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, इसको सपोज करो इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे
इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे O, ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे, इसको हम लोग कितना अज्यूम कर लें, P अज्यूम कर लें, इसको हम लोग Q अज्यूम कर लेते हैं, इसके हम लोग R अज्यूम कर लेते हैं, इसको S, और इसको हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, T। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर प्लस RS वेक्टर प्लस ST वेक्टर, बच्चों ये जो वेक्टर्स होंगे इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा बच्चों OT वेक्टर। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा बच्चों उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, OT वेक्टर, ठीक है। आइए अब हम लोग से प्रूव करते हैं कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं। देखिए बच्चों सिंपल सा हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम ऑर्डर में हो, तो थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए, क्या यहाँ से एक मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ, तो ये जो ट्राइंगल है OPQ, इसमें OQ मेरे को क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर, तो मैं लिख सकता हूँ OQ वेक्टर इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इस ट्राइंगल में। बच्चों देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, और ये सामने से कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग ट्राइंगल ORQ की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं OR वेक्टर विल बी इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर, OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर। बच्चों OQ वेक्टर की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करें तो ये मुझे मिल गया OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस कितना हो गया बच्चों, QR वेक्टर, और ये मुझे मिल गया OR वेक्टर, ठीक है। अब आइए, अब मैंने इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें OSR की, बच्चों देखिए ये जो दोनों वेक्टर है ये सेम डायरेक्शन में हो गए, एंटी क्लॉकवाइज, ये सामने से गया तो ये क्लॉकवाइज हो गया, इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया OS वेक्टर विल बी इक्वल टू OR वेक्टर प्लस RS वेक्टर, OR वेक्टर प्लस RS वेक्टर। बच्चों OR वेक्टर की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करें, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर प्लस RS वेक्टर, और ये मुझे मिल गया यहाँ से OS वेक्टर के इक्वल, ठीक है। और बच्चों जब फाइनली हम लोग इस ट्राइंगल की बात करते हैं OST की, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वेक्टर हो गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप इस ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं OF वेक्टर विल बी इक्वल टू OS वेक्टर प्लस आप लिख सकते हैं ST वेक्टर। बच्चों अगर हम लोग यहाँ से OS वेक्टर की वैल्यू को पुट करें तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर प्लस RS वेक्टर प्लस ST वेक्टर, ठीक है। और ये वैल्यू मुझे किसके इक्वल मिल गई बच्चों, मुझे OF वेक्टर के इक्वल मुझे ये वैल्यू मिल गई, और इसे ही हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो फाइनली मुझे यहाँ पे इसको हम लोग T अज्यूम कर रहे हैं, OT वेक्टर ना, तो फाइनली मुझे मिल गया पॉलीगन लॉ को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करने से पहले हम लोग छोटा सा एक फार्मूला पढ़ते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लामी थ्योरम। और बच्चों ये जो फार्मूला है ये वेक्टर्स में हमारा कई क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको लर्न करना है जिसे हम लोग बोलते हैं लामी थ्योरम। बच्चों फार्मूला क्या कहता है, लामी थ्योरम। बच्चों अगर मेरे पास में 3 वेक्टर्स हैं, और 3 वेक्टर्स कैसे होने चाहिए बच्चों, कॉन्करेंट वेक्टर्स होने चाहिए, मतलब एक सिंगल पॉइंट से इमर्जिंग आउट होने चाहिए, मतलब एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड अगर मेरे 3 वेक्टर्स हैं तो उसके लिए हम लोग लामी थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं बच्चों मेरे पास एक वेक्टर हो गया A वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपने अज्यूम कर लिया B वेक्टर, और तीसरा वेक्टर आपने अज्यूम कर लिया बच्चों C वेक्टर, ओके। A वेक्टर के सामने ये वाला एंगल आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, अल्फा। B वेक्टर के सामने वाला एंगल आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, बीटा। और C वेक्टर के सामने वाला एंगल आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों, गामा, ठीक है। तो लामी थ्योरम ये कहता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं A अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू C अपॉन इसके सामने एंगल कितना हो गया बच्चों, साइन गामा। इसे हम लोग बोलते हैं लामी थ्योरम, ठीक है। A अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू B अपॉन साइन बीटा इक्वल टू C अपॉन साइन गामा,
ठीक है, आइए हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं लामी थ्योरम के ऊपर। बच्चों सपोज करो यहाँ पे मुझे फोर्स गिवन है, एक फोर्स मुझे गिवन है टेंशन फोर्स T, दूसरा फोर्स सपोज करो मुझे गिवन है यहाँ पे F1 और तीसरा फोर्स मुझे यहाँ पे गिवन है बच्चों F2। ओके, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि T और F1 के बीच का एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री है। T और F1 के बीच का एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, और T की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 50 न्यूटन। अज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है बच्चों 50 न्यूटन है। ठीक है, और ये जो एंगल है बच्चों इस एंगल को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो आपको F1 और F2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, F1 और F2 की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किससे, लामी थ्योरम से। कंप्लीट एंगल कितना बनता है बच्चों, एक कंप्लीट सर्किल में एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। 90 + 150 बच्चों ये मुझे कितना मिल गया, 90 + 150 मुझे मिल गया 240 डिग्री। और अगर हम लोग 360 में से 240 को माइनस करें तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे कितनी मिल जाएगी बच्चों 120 डिग्री। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं अप्लाई कर रहा हूँ T के सामने एंगल कितना बन रहा है बच्चों। अगर हम लोग T के A वेक्टर की बात कर रहे हैं तो एंगल हम लोग लेंगे बिटवीन B एंड C। अगर आप B वेक्टर की बात कर रहे हो तो एंगल लेंगे बिटवीन C एंड A, और अगर आप C वेक्टर की बात कर रहे हो तो एंगल लेंगे बिटवीन A एंड B। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग T वेक्टर ले रहे हैं, तो T की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 50 अपॉन T के सामने एंगल कितना हुआ बच्चों 120, यानी कि 50 अपॉन साइन 120 इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं F1 अपॉन साइन 150। ओके, अच्छा बच्चों साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 + 30, यानी कि ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी बच्चों cos 30। आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिएगा तो साइन 120 इक्वल टू कितना होता है बच्चों cos 30 के इक्वल होता है, इक्वल टू F1 अपॉन साइन 150 कितना होता है बच्चों साइन 90 + 60, यानी कि ये वैल्यू मेरे को मिलती है cos 60 के इक्वल। तो साइन ये 50 मेरा एज इट इज़ हुआ बच्चों, cos 30 डिग्री होता है √3/2 इक्वल टू F1 अपॉन cos 60 होता है बच्चों 1/2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो F1 की वैल्यू बच्चों मुझे यहाँ पे कितनी मिल गई, F1 इक्वल टू मुझे मिल गया यहाँ पे 50/√3 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे F2 के लिए। तो F2 अपॉन F2 के सामने एंगल कितना है बच्चों साइन 90 इक्वल टू, अब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, T अपॉन साइन 120 लिखें यहाँ पे, T अपॉन साइन 120। बच्चों साइन 120 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी √3/2, तो F2 इक्वल टू मुझे मिल गया, और साइन 90 यहाँ पे कितना हो गया 1 इक्वल टू T की वैल्यू कितनी है बच्चों 50 अपॉन √3/2, यानी कि बच्चों ये मुझे मिल गया 100/√3 न्यूटन। यानी कि F1 की वैल्यू मुझे मिल गई 50/√3 न्यूटन, और F2 की वैल्यू यहाँ पे मुझे कितनी मिल गई 100/√3 न्यूटन। ठीक है, तो ये बच्चों हमने बेसिक क्वेश्चंस किए किसके ऊपर, लामी थ्योरम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, उस क्लास में हम लोग कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे इसके वेक्टर लॉ के, और हम लोग बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट क्लास को, कोई भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट मेरी नेक्स्ट क्लास को प्लीज़ मिस मत करना। ठीक है।